हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPSE 8 स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, ब्रीफली एक्सप्लेन द डोमिनेंट फीचर्स ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इंडिपेंडेंस के बाद स्टेट लेवल पॉलिटिक्स के मेन फीचर्स क्या रहे, मतलब किस तरह से रीजनल पार्टीज, कास्ट पॉलिटिक्स, सेंटर स्टेट रिलेशंस और सोशल मूवमेंट्स ने स्टेट पॉलिटिक्स को शेप किया। आंसर। इंट्रोडक्शन। स्टेट पॉलिटिक्स का मतलब है स्टेट लेवल पर चलने वाला पॉलिटिकल प्रोसेस और गवर्नेंस। 1947 के बाद इंडिया एक फेडरल सिस्टम के रूप में डेवलप हुआ जिसमें स्टेट्स काफी इंपॉर्टेंट बने। रीजनल एस्पिरेशंस, कास्ट और कम्युनिटी पॉलिटिक्स और फेडरल डिस्प्यूट स्टेट पॉलिटिक्स के मेन पॉइंट्स रहे। स्कॉलर्स कहते हैं कि इंडियन फेडरलिज्म एक यूनियन विद डाइवर्सिटी है। इस आंसर में हम पोस्ट इंडिपेंडेंस के स्टेट पॉलिटिक्स के डोमिनेंट फीचर्स डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. रीजनलिज्म और रीजनल पार्टीज का उठान। इंडिपेंडेंस के बाद स्टेट पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा फीचर रहा रीजनलिज्म का राइज। स्टेट्स ने अपनी कल्चरल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के लिए डिमांड की। 1956 के स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने लिंग्विस्टिक बेसिस पर नए स्टेट्स बनाए, जैसे आंध्र प्रदेश 1953। रीजनल पार्टीज जैसे DMK तमिलनाडु, अकाली दल पंजाब, शिवसेना महाराष्ट्र, TDP आंध्र प्रदेश बहुत पावरफुल बने और कांग्रेस को चैलेंज किया। 2. कांग्रेस की गिरावट और मल्टी पार्टी सिस्टम। 1947 के बाद इनिशियल ईयर्स में कांग्रेस काफी डोमिनेंट थी, लेकिन 1960 के बाद उसकी पकड़ स्टेट्स में कम होने लगी। मल्टी पार्टी सिस्टम डेवलप हुआ जिसमें कोएलिशन पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट बन गई। केरला, वेस्ट बंगाल में लेफ्टिस्ट पार्टी स्ट्रांग बनी, नॉर्थ इंडिया में जनता दल और SP जैसी पार्टीज उभरी। इससे स्टेट पॉलिटिक्स में प्लूरलिज्म और फ्रैगमेंटेशन दिखने लगा। 3. कास्ट और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। कास्ट पॉलिटिक्स ने स्टेट पॉलिटिक्स को डीपली इन्फ्लुएंस किया। बैकवर्ड क्लासेज और दलित्स के मूवमेंट्स ने नए लीडर्स को जन्म दिया। बिहार और यूपी में लालू यादव RJD और मुलायम सिंह यादव SP कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के सिंबल बने। तमिलनाडु में द्रविडियन मूवमेंट और एंटी ब्राह्मण पॉलिटिक्स ने DMK और AIADMK को स्ट्रांग बनाया। 1990 के मंडल कमीशन इम्प्लीमेंटेशन ने कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन को और मजबूत किया। 4. सेंटर स्टेट रिलेशंस और फेडरल टेंशंस। सेंटर और स्टेट के रिलेशंस अक्सर कन्फ्लिक्ट से भरे रहे। स्टेट्स ने ज्यादा ऑटोनॉमी की डिमांड की। एग्जाम्पल, पंजाब का आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन 1973। आर्टिकल 356 का मिसयूज करके स्टेट्स की सरकार गिराई गई, जिससे काफी कंट्रोवर्सीज हुई। कोalition पॉलिटिक्स आने के बाद स्टेट्स ने सेंटर के डिसीजंस में ज्यादा रोल प्ले करना स्टार्ट किया। 5. सोशल मूवमेंट्स और लोकतंत्र का डीपनिंग। स्टेट पॉलिटिक्स को सोशल मूवमेंट्स ने भी शेप किया, जैसे चिपको मूवमेंट उत्तराखंड, नर्मदा बचाओ आंदोलन MP और फार्मर्स मूवमेंट्स पंजाब, महाराष्ट्र। ग्रासरूट लेवल पर पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ने लगा। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ने लोकल डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया। 6. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और स्टेट पॉलिटिक्स। 1991 के बाद इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ने स्टेट पॉलिटिक्स को नया शेप दिया। स्टेट्स ने इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए कंपटीशन शुरू किया। इससे कम्पेटिटिव फेडरलिज्म डेवलप हुआ, जिसमें गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स इंडस्ट्री के हब्स बने। डेवलपमेंट एजेंडा एक नया डायमेंशन बन गया, लेकिन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स अभी भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कंक्लूजन। टू कंक्लूड, पोस्ट इंडिपेंडेंट स्टेट पॉलिटिक्स का मेन फीचर रहा रीजनलिज्म, कास्ट पॉलिटिक्स, कांग्रेस की गिरावट और सेंटर स्टेट टेंशंस। साथ ही डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन और सोशल मूवमेंट्स ने पॉलिटिक्स को और इंक्लूसिव बनाया। आज के टाइम में स्टेट पॉलिटिक्स सिर्फ लोकल गवर्नेंस नहीं, बल्कि नेशनल पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस करता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 2. Discuss the nature of religious diversities in Indian politics.
What are the main responses of nationalists? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इंडिया की रिलीजियस डाइवर्सिटी ने पॉलिटिक्स को कैसे शेप किया है। साथ ही ये भी समझना है कि नेशनलिस्ट्स ने फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान और उसके बाद इन डाइवर्सिटीज को हैंडल करने के लिए क्या रिस्पॉन्सेस दिए, जैसे सेकुलरिज्म, यूनिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडिया दुनिया के सबसे ज्यादा रिलीजियसली डाइवर्स देशों में से एक है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन और ट्राइबल फेथ्स सदियों से एक साथ रहते आए हैं। यह डाइवर्सिटी पॉलिटिक्स पर गहरा असर डालती रही है, कभी यूनिटी लाई तो कभी कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट किए। नेशनलिस्ट लीडर्स ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके सेकुलरिज्म, इंक्लूसिव कल्चर और कॉम्पोजिट नेशनलिज्म जैसे सॉल्यूशंस दिए। मेन बॉडी। 1. नेचर ऑफ रिलीजियस डाइवर्सिटीज इन इंडियन पॉलिटिक्स। बहुत सारे धर्म। इंडिया में कई रिलीजन्स एक साथ रहते हैं। हिंदू मेजॉरिटी में है, लेकिन मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट्स और जैन्स का भी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। रिलीजियस आइडेंटिटी और पॉलिटिक्स। कम्युनिटीज अपने राइट्स और प्रोटेक्शन के लिए पॉलिटिकली मोबिलाइज होती रही है। ब्रिटिश पीरियड में मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स इसका एक एग्जाम्पल था। सेक्युलर सिस्टम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर धर्म को फ्रीडम देता है और किसी एक रिलीजन को डोमिनेट करने का चांस नहीं देता। कॉन्फ्लिक्ट्स। लेकिन रियलिटी में रिलीजियस डाइवर्सिटी ने कभी कभी कम्युनल राइट्स और पॉलिटिकल डिविजन्स भी क्रिएट किए। 2. फ्रीडम मूवमेंट में रिलीजियस डाइवर्सिटीज। यूनिटी का रोल। गांधी जी ने हमेशा हिंदू मुस्लिम यूनिटी को एम्फसाइज किया और सर्वधर्म संभव का कॉन्सेप्ट प्रमोट किया। पार्टीशन की चैलेंज। हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस का सबसे बड़ा रिजल्ट 1947 की पार्टीशन थी, जो एक बहुत हाई ट्रैजिक मोमेंट था। माइनॉरिटीज का रोल। सिख, क्रिश्चियन और पारसी लीडर्स ने भी फ्रीडम स्ट्रगल में एक्टिव पार्टिसिपेशन किया, जो इंक्लूसिव कैरेक्टर को दिखाता है। 3. नेशनलिस्ट्स के रिस्पॉन्सेस टू रिलीजियस डाइवर्सिटी। सेक्युलरिज्म। नेहरू और अंबेडकर जैसे लीडर्स ने सेकुलरिज्म को स्टेट की गाइडिंग प्रिंसिपल बनाया। कॉम्पोजिट नेशनलिज्म। मौलाना आजाद ने कहा कि इंडियन आइडेंटिटी रिलीजन के ऊपर है और सब कम्युनिटीज मिलकर ही भारत बनते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 25 to 30 रिलीजियस फ्रीडम और माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। टॉलरेंस का प्रमोशन। एजुकेशन, कल्चर और नेशनल सिंबल्स के थ्रू यूनिटी प्रमोट की गई। 4. आज के दौर में रेलेवेंस। इलेक्शंस पर असर। रिलीजियस ग्रुप्स इलेक्शंस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। कम्युनलिज्म वर्सेस सेक्युलरिज्म। यह डिबेट इंडियन पॉलिटिक्स का एक कांस्टेंट थीम है। लॉ मेकिंग और पॉलिसीज। पर्सनल लॉज और माइनॉरिटी राइट्स डायरेक्टली रिलीजियस आइडेंटिटी से जुड़े होते हैं। ग्लोबलाइजेशन। नए जमाने में ग्लोबल मूवमेंट्स ने भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस किया है। कंक्लूजन। रिलीजियस डाइवर्सिटी इंडिया की स्ट्रेंथ भी है और चैलेंज भी। यह कल्चर को एनरिच करती है, लेकिन जब पॉलिटिक्स में मिसयूज होती है तो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कर देती है। नेशनलिस्ट्स ने सेक्युलरिज्म, कॉम्पोजिट नेशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स के जरिए एक बैलेंस्ड अप्रोच अडॉप्ट की। इंडियन डेमोक्रेसी का फ्यूचर इसी बैलेंस को मेंटेन करने पर डिपेंड करता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Critically examine the center-state relations and tension areas in Indian politics. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें सेंटर स्टेट रिलेशंस को एनालाइज करना है। मतलब हमें बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर्स कैसे बांटे हैं, कौन से एरियाज में कोऑपरेशन है और कौन से एरियाज में कन्फ्लिक्ट्स या टेंशन्स पैदा होते हैं, जैसे कि फाइनेंस, पॉलिटिक्स, फेडरल स्ट्रक्चर और रीजनल डिमांड्स। आंसर। इंट्रोडक्शन। सेंटर स्टेट रिलेशंस इंडियन फेडरलिज्म की बैकबोन है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाता है, लेकिन स्टेट्स को भी कुछ ऑटोनॉमी देता है। लेकिन ये बैलेंस हमेशा स्मूथ नहीं रहा, अक्सर इसमें टेंशन्स आए हैं। पावर शेयरिंग, फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन, इमरजेंसी प्रोविजंस और रीजनल डिमांड्स इस रिलेशन को शेप करते हैं। केसी वेयर जैसे थिंकर्स इंडिया को क्वाजी फेडरल बोलते हैं, जिसमें सेंटर भी स्ट्रांग है और स्टेट्स को भी कुछ फ्रीडम है। मेन बॉडी। 1. कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस। कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स को 3 लिस्ट्स में बांटा है: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जिससे सेंटर को स्ट्रांग बनाया गया। स्टेट लिस्ट में पुलिस, हेल्थ और एग्रीकल्चर जैसे सब्जेक्ट्स दिए गए। कंकरेंट लिस्ट में दोनों लॉ बना सकते हैं,
लेकिन कॉन्फ्लिक्ट होने पर यूनियन लॉ प्रिवेल करता है। इमरजेंसी प्रोविजंस आर्टिकल 352, 356, 360 से सेंटर की पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। एग्जाम्पल 1975 to 77 के इमरजेंसी के टाइम पर सेंटर ने अपने पावर्स का मैक्सिमम यूज किया था, जिससे स्टेट्स की ऑटोनॉमी कम हो गई थी। 2. पॉलिटिकल टेंशंस इन सेंटर स्टेट रिलेशंस आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल अक्सर मिसयूज हुआ है ऑपोजिशन रूल स्टेट्स को डिसमिस करने के लिए। एग्जाम्पल 1959 में केरला सरकार डिसमिस की गई थी और इंदिरा गांधी के टाइम बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स गिराई गई। गवर्नर का रोल गवर्नर सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव होता है और अक्सर स्टेट पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस करता है। एग्जाम्पल आज भी बंगाल, तमिलनाडु और पंजाब में गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट क्लैशेस दिखते हैं। अलग पार्टी रूल जब सेंटर और स्टेट अलग अलग पार्टीज के अंडर होते हैं तब ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर और पॉलिसी इश्यूज। 3. फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक टेंशंस स्टेट्स की इनकम काफी लिमिटेड है और वो ज्यादा डिपेंड करते हैं सेंटर के फंड्स पर। टैक्सेशन का पावर ज्यादातर सेंटर के पास है, पर एक्सपेंडिचर का बर्डन स्टेट्स पे होता है। फाइनेंस कमीशन रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन स्टेट्स को लगता है कि उन्हें कम मिलता है। सेंट्रल स्कीम्स अक्सर स्टेट्स की ऑटोनॉमी को लिमिट कर देते हैं। एग्जाम्पल जीएसटी सिस्टम ने टैक्स कलेक्शन सेंट्रलाइज कर दिया है और स्टेट्स को कंप्लेन है कि उन्हें कॉम्पनसेशन टाइम पे नहीं मिलता। 4. इंटरस्टेट और फेडरल कॉन्फ्लिक्ट्स वाटर डिस्प्यूट्स कावेरी डिस्प्यूट तमिलनाडु वीएस कर्नाटका, कृष्ण गोदावरी डिस्प्यूट। बाउंड्री डिस्प्यूट्स असम मिजोरम और महाराष्ट्र कर्नाटका, बेलगाम इशू। रीजनल मूवमेंट्स तेलंगाना का स्टेटहुड डिमांड, जम्मू एंड कश्मीर की ऑटोनॉमी आर्टिकल 370 के अंडर पहले। सरकारिया कमीशन 1983 और पुंछी कमीशन 2007 ने रिफॉर्म सजेस्ट किए हैं ताकि रिलेशंस बेटर हो सके। कंक्लूजन सेंटर स्टेट रिलेशंस इंडिया में एक इवॉल्विंग प्रोसेस है जो कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स और रीजनल एस्पिरेशन से शेप होता है। यह रिलेशंस एक तरफ नेशनल यूनिटी को मजबूत करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ टेंशंस भी क्रिएट करते हैं। अगर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फेयर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट अडॉप्ट किया जाए तो डेमोक्रेसी और स्ट्रांग हो सकती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Trace the reorganization of states. What are the consequential problems of the reorganization on interstate relations? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इंडिया में स्टेट्स का रिऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ इंडिपेंडेंस के बाद, खासकर लिंग्विस्टिक बेसिस पर। साथ ही हमें डिस्कस करना है कि इस रिऑर्गेनाइजेशन के बाद इंटरस्टेट रिलेशंस में क्या प्रॉब्लम्स और डिस्प्यूट्स पैदा हुए। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडिया में स्टेट्स का रिऑर्गेनाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल स्टेप था जिसमें स्टेट्स को लिंग्विस्टिक और एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर दोबारा ऑर्गेनाइज किया गया। 1953 में आंध्र स्टेट के बनने के बाद ये डिमांड और स्ट्रांग हुई और 1956 में स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था लोगों को उनकी लैंग्वेज और कल्चर के हिसाब से गवर्न करने का राइट देना। लेकिन इस प्रोसेस ने नए इश्यूज भी क्रिएट किए जैसे इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स, रीजनल इम्बैलेंस और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन। इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडिया में ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स का मिक्स सिस्टम था। कांग्रेस पार्टी ने पहले से लिंग्विस्टिक स्टेट्स का सपोर्ट किया था, लेकिन नेहरू और पटेल इंटीग्रेशन को प्रायोरिटी देते थे। तेलुगु स्पीकिंग लोगों के मूवमेंट और पोट्टी श्रीरामुलु की हंगर स्ट्राइक के बाद आंध्र 1953 में बना। स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन (SRC) 1953। चेयरमैन फजल अली, मेंबर्स H.N. कुंसरू, K.M. पैनिका। रिकमेंडेशन। लिंग्विस्टिक लाइंस पर रिऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव और कल्चरल नीड्स भी कंसिडर हो। रिजल्ट। स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज का फॉर्मेशन। 2. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन। यूनिटी को स्ट्रेंथन किया, लोग अपनी लैंग्वेज में गवर्न होने लगे। रीजनलिज्म बढ़ा, लिंग्विस्टिक प्राइड के वजह से स्टेट्स ने अपनी कल्चरल आइडेंटिटी एम्फसाइज की। रीजनल पार्टीज का राइज, जैसे तमिलनाडु में DMK, आंध्र में TDP। नए डिमांड्स। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल 1966 और बाद में उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़। 3.
प्रॉब्लम्स इन इंटरस्टेट रिलेशंस। ए, वाटर डिस्प्यूट्स, नदियों के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए। एग्जाम्पल, कावेरी डिस्प्यूट कर्नाटका वर्सेस तमिलनाडु, कृष्ण डिस्प्यूट आंध्र तेलंगाना कर्नाटका। बी, बाउंड्री डिस्प्यूट्स, रीऑर्गेनाइजेशन के बाद कुछ स्टेट्स के बीच बॉर्डर्स पर टेंशन्स आए। एग्जाम्पल, महाराष्ट्र वर्सेस कर्नाटका, बेलगाम इश्यू, असम वर्सेस नागालैंड। सी, इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस, कुछ स्टेट्स ज्यादा रिसोर्सेस वाले, कुछ कम। इससे इन्वेस्टमेंट और जॉब्स के लिए कंपटीशन बढ़ गया। डी, रीजनलिज्म और सेपरेटिज्म, कुछ केसेस में लिंग्विस्टिक स्टेट्स ने सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज को भी प्रमोट किया। एग्जाम्पल, पंजाब में खालिस्तान, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसीज। 4, कंटेम्पररी चैलेंजेस इन फेडरल बैलेंस। 1990 के बाद नए स्टेट्स बने जैसे उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़। आज भी डिमांड्स हैं जैसे विदर्भा, गोरखालैंड, बोडोलैंड। सेंटर मीडिएटर का रोल प्ले करता है, लेकिन पॉलिटिक्स की वजह से इश्यूज कॉम्प्लिकेट होते हैं। मतलब रीऑर्गेनाइजेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो फेडरल सिस्टम को इम्पैक्ट करता है। कंक्लूजन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को एक तरफ यूनिटी और डेमोक्रेसी दी, लेकिन दूसरी तरफ डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट किए। ये एक बैलेंसिंग एक्ट है जहां हमें डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हुए नेशनल यूनिटी को प्रिजर्व करना है। इंडियन फेडरलिज्म का चैलेंज यही है कि स्टेट्स की आइडेंटिटी नेशनल इंटीग्रेशन को वीक ना करे। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक जरूर चेक करें। थैंक यू। Question 5. Write short notes on the following. A. Electoral reforms in India. B. Regional disparities in India. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 2 अलग अलग शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। पहले हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एक्सप्लेन करने हैं जो इलेक्शंस को फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए लाए गए। दूसरे पार्ट में हमें रीजनल डिस्पैरिटीज बतानी है, मतलब रीजन्स के बीच विकास के अंतर, उसके रीजन्स और पॉलिटिकल इम्पैक्ट। आंसर। इंट्रोडक्शन। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और रीजनल डिस्पैरिटीज दोनों हाई इंडियन पॉलिटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मेन एम है इलेक्शंस को ज्यादा फेयर, डेमोक्रेटिक और अकाउंटेबल बनाना। भारत ने इलेक्शन सिस्टम को सुधारने के लिए कई लॉज और पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की है। दूसरी तरफ रीजनल डिस्पैरिटीज का मतलब है अलग अलग रीजन्स के बीच विकास में अंतर। यह प्रॉब्लम पॉलिटिक्स और सोसाइटी दोनों को अफेक्ट करती है। दोनों इश्यूज को समझना जरूरी है क्योंकि ये इंडियन डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। मेन बॉडी। ए. इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया। 1. जरूरत क्यों है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की? भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, लेकिन इलेक्शंस में मनी पावर, मसल पावर और क्रिमिनलाइजेशन जैसे प्रॉब्लम्स हमेशा से रही है। इन्हीं को सॉल्व करने के लिए टाइम टू टाइम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाए गए। 2. इंपॉर्टेंट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। वोटिंग एज 21 से 18, 1988। यूथ पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए ईवीएम का इस्तेमाल। बूथ कैप्चरिंग और बैलेट स्टफिंग कम करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ 1985। पार्टी चेंजिंग के खिलाफ लॉ आरटीआई एक्ट 2005। सिटीजन्स को कैंडिडेट्स और पार्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन का हक दिया। क्रिमिनल रिकॉर्ड्स डिस्क्लोजर 2002। कैंडिडेट्स को अपने असेट्स, एजुकेशन और केसेस डिक्लेयर करने होते हैं। नोटर ऑप्शन 2013। अगर किसी कैंडिडेट को पसंद ना हो तो वोटर्स नन ऑफ द अबव सिलेक्ट कर सकते हैं। इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट। पैसा पावर को कंट्रोल करने के लिए लिमिट फिक्स की गई। वीवीपीएटी सिस्टम। ईवीएम के रिजल्ट्स को वेरीफाई करने के लिए। 3. अभी भी चैलेंजेस है। ब्लैक मनी का यूज इलेक्शंस में। क्रिमिनल बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स का राइज। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी की कमी। फेक न्यूज और पेड मीडिया का इम्पैक्ट। बी. रीजनल डिस्पैरिटीज इन इंडिया। 1. मीनिंग और नेचर। रीजनल डिस्पैरिटीज का मतलब है एक रीजन दूसरे से ज्यादा डेवलप्ड हो और कुछ रीजन्स बहुत पीछे रह जाएं। यह डिस्पैरिटीज एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में दिखती है। 2. कॉजेज ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज। हिस्टोरिकल फैक्टर्स। ब्रिटिश टाइम में कुछ रीजन्स जैसे बंगाल और बॉम्बे इंडस्ट्रियल बने, कुछ पीछे रहे। रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। झारखंड और ओडिशा जैसे स्टेट्स नेचुरल रिसोर्सेज में रिच है, लेकिन हर रीजन को इसका बेनिफिट नहीं मिला। पॉलिसी बायस। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ पंजाब और हरियाणा में सक्सेसफुल हुआ। पॉलिटिकल और गवर्नेंस इश्यूज। करप्शन और इंसर्जेंसी से कुछ स्टेट्स पीछे रहे।
ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट। कोस्टल और मेट्रो स्टेट्स ज्यादा बेनिफिटेड, जबकि यूपी, बिहार जैसे स्टेट्स पीछे रहे। 3. कॉन्सिक्वेंसेस। रीजनलिज्म। तेलंगाना और गोरखालैंड जैसे सेपरेट स्टेट डिमांड्स। प्रोटेस्ट्स और मूवमेंट्स। अंडर डेवलप्ड एरियाज में प्रोटेस्ट्स ज्यादा होते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन को थ्रेट। डिस्पैरिटीज से डिस्कंटेंट और यूनिटी पे खतरा होता है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। भारत का ओवरऑल डेवलपमेंट स्लो हो जाता है। 4. सॉल्यूशंस। बैकवर्ड स्टेट्स के लिए स्पेशल पैकेजेस। पंचायती राज और लोकल गवर्नेंस को स्ट्रांग बनाना। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज बैकवर्ड एरियाज में प्रमोट करना। सेंटर और स्टेट्स के बीच बेटर कोऑर्डिनेशन। कंक्लूजन। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स डेमोक्रेसी को मजबूत बनाते हैं और रीजनल डिस्पैरिटीज को कम करना नेशनल यूनिटी के लिए जरूरी है। दोनों इश्यूज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि फेयर इलेक्शंस से ही इंक्लूसिव पॉलिसीज आ सकती है। अगर भारत इन दोनों प्रॉब्लम्स को सीरियस तरीके से हैंडल करे तो पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट दोनों बैलेंस्ड हो सकते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।